सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या 50वीं 50वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 49 कक्षाएं पढ़ ली हैं और 66 परिभाषाएं पढ़ ली हैं, 66। आज हमारी परिभाषा है 67 नंबर की है, बड़ी परिभाषा है। एक ही परिभाषा आज की कक्षा में हो पाएगी। ठीक है, पहले ही आपको सूचना दे देते हैं क्योंकि हमें पूरा पता है आज की कक्षा में एक ही हो पाएगी, वो भी काफी बड़ी क्लास होगी तब। ठीक है, चलिएगा आरंभ करते हैं। पुस्तक की पीडीएफ आपको चाहिए, निःशुल्क आप हमसे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, ये परिभाषा हमारी हो गई थी गत कक्षा में। ठीक है, अब हमारी परिभाषा, आज की परिभाषा है ये गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः। ये महाभाष्य में चौथे अध्याय के प्रथम पाद के 48वें सूत्र पर सिद्ध की है, वहां इसको बताया है पुंयोगादाख्यायाम सूत्र पर। ठीक है, चलिएगा अब इस परिभाषा की जो भूमिका है, ये भूमिका देख लेते हैं। भूमिका अर्थात उत्थान का। उपपदमतिं इत्यत्र हि अतिग्रहणस्यैतत् प्रयोजनं यत् तिङन्तोपपदस्य समासो मा भूदिति, परं तत्तु सुप्सुपा इत्यनुवृत्त्यैव न स्यात्। यहाँ पर इनका कहना है कि उपपदम उपपदमतिंग सूत्र दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में 19वां सूत्र है, समास का प्रकरण वहां पर है। यहाँ पर ये अतिंग पड़ा हुआ है। क्या है? अतिंग ग्रहण का एतत् प्रयोजनम, ये प्रयोजन है। अतिंग यहाँ पर इसलिए पड़ा है कि तिगंत उपपद के साथ में समास, तिगंत है उपपद का समास ना हो। ये वस्तुतः अष्टाध्यायी भाष्य में हमने उतना विस्तार से नहीं पढ़ाया था, ये काशिका में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर तिगंत उपपद का समास ना हो, माने तिगंत का उपपद नहीं, तिगंत उपपद का, उपपद के साथ में जो तिगंत हो उसकी उपपद संज्ञा हो, उस उपपद के साथ में समास ना हो, इसलिए यहाँ पर अतिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, उपपदम अतिंग, माने जो उपपद है वो तिंग से भिन्न होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं कि यहाँ पर तिगंत उपपद को हटाने के लिए आपने यहाँ पर महर्षि पाणिनि ने अतिंग पढ़ा, परंतु यहाँ पर तो जो आप दोष दिखा रहे हैं कि तिङंत उपपद के साथ में भी समास होने लगता यदि यहाँ पर अतिंग न पढ़ते तो कहते हैं ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि तिङंत उपपद के साथ में तो समास प्राप्त ही नहीं था। परम तत्व वो तो सुप सुपा, ऊपर से सुप सुपा की अनुवृत्ति आती है? समास प्रकरण में जो आरंभ हुआ है वहां पहले सूत्र है, तो वहां से सुप सुपा की
अनुवृत्ति चलती है। और सुबंत का सुबंत के साथ ही इति अनुवृत्तैव न स्यात्, इस अनुवृत्ति के आने पर मन यहाँ पर उपपदम पढ़ते और यहाँ सुप सुपा की अनुवृत्ति आती, तो सुबंत का सुबंत के साथ ही समास होता है। तिङंत के साथ तो समास प्राप्त ही नहीं था, तो तिङंत उपपद को निवारण करने का तो कोई प्रयोजन लग नहीं रहा साक्षात। ठीक है। एवंच तिङन्तोपपदस्य समासस्य न चास्ति प्राप्ति अतो नार्थो निषेधेन। कहते हैं और इस प्रकार से तिङंत उपपद का जो समास की प्राप्ति नहीं थी, तिङंत उपपद के साथ में तो समास की प्राप्ति नहीं थी, और जब प्राप्ति नहीं थी तो फिर अतिंग यहाँ पर निषेध करने का कोई अर्थ माने प्रयोजन नहीं, निरर्थक लग रहा। कहते हैं आगे, कृतं तो ज्ञापयति एतत्, परंतु महर्षि पाणिनि ने किया है हम निरर्थक तो नहीं किया। कृतं तो जो किया है वो ये ज्ञापित करता है, ज्ञापयति एतत् ये ज्ञापित करता है कि उपरिष्टात् सुपा इति एतद् अनुवर्तमानम अपि इह सूत्रे न अनुवर्तते इह न संबध्यते। कहते हैं ये ज्ञापित होता है कि ऊपर से जो सुप सुपा से जो सुपा आ रहा था, सुप भी आ रहा है, तो इस सुपा माने सुप सुपा में सुप की अनुवृत्ति तो ठीक है, सुपा की अनुवृत्ति ऊपर से आ रही थी और आगे भी जाएगी, परंतु यहां अतिंग पढ़ करके ये ज्ञापित कर दिया कि अनुवर्तमानम अपि माने अनुवृत्ति सुपा की होते हुए भी इस सूत्र में अनुवृत्ति नहीं लग आती, अर्थात यह न संबध्यते, इस सुपा का संबंध उपपदम अतिंग में नहीं लगता है। ये महर्षि पाणिनि देख रहे। असत्यांच सुपा इत्येतस्य अनुवृत्तौ हि अतिं ग्रहणम सार्थकम भवति। अब यदि यहाँ पर असत्यांच सुपा इत्येतस्य अनुवृत्तौ, सुपा की अनुवृत्ति अब नहीं है माना, पाणिनि देख रहे हैं यहाँ पर सुपा की अनुवृत्ति नहीं लगेगी संबंध, तो सुपा की अनुवृत्ति ना होने पर क्या होगा, अतिं ग्रहणम सार्थकम भवति। अब अतिं ग्रहण सार्थक हो जाएगा, क्योंकि अब तिङंत उपपद के साथ में समास को हटाना है। क्या तिङंत उपपद के साथ में समास को अब हटाना है, सुपा आ नहीं रहा, अब तो सुबंत का सबके साथ समास प्राप्त हो रहा है, कोई भी जो भी समर्थ होगा, चाहे सुबंत हो चाहे तिङंत हो चाहे सुबंत नहीं हो, तो इससे अब ये ज्ञापित हो गया कि ये जो अतिं ग्रहण है वो क्या है, तिङंत उपपद का समास नहीं हो, ये ऐसा ग्रहण सार्थक हो गया। नहीं तो क्या है, यदि अब यहाँ पर उपपदम अतिंग में अतिंग नहीं पढ़ते, इतरथा ही कारको व्रजति हारको व्रजति इत्यादौ तिङन्तस्यापि उपपदस्य समासः स्यात्। अब क्या है ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा आपको अष्टाध्यायी भाष्य पुस्तक खोलनी पड़ेगी। ठीक है, इतरथा ही, इतरथा नहीं तो अन्यथा क्या होता, आप अतिंग नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, कारको व्रजति और हारको व्रजति, इसमें क्या है, इस व्रजति उपपद के रहते हुए ये कारक शब्द क्या है, क्री धातु से अणुल प्रत्ययांत बना है, ध्यान रखेंगे। ये अणुल वाला अणुल नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का जो
तुम लघु क्रियायाम क्रियायाम क्रियार्थायाम, उस सूत्र से अणुल प्रत्यय हुआ है। कारको व्रजति, व्रजति का अर्थ होता है जाना, माने करने के लिए जाता है, इसका ये अर्थ है। क्या? करने के लिए जाता है, माने करेगा, कुछ करेगा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जाता है। करने वाला जाता है ऐसा नहीं है, कुछ ये आगे अभी करेगा इसलिए जाता है। तो वहां पर क्या है, तुम लघु क्रियायाम क्रियार्थायाम, जो सूत्र है ये अष्टाध्यायी का, आप इसको एक बार भाष्य खोल लीजिएगा। ये तुम लघु क्रियायाम क्रियार्थायाम 3-3-10, इससे क्या है, ये जो व्रजति है इसकी क्या हो जाती है, उपपद संज्ञा प्राप्त है। तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, ध्यान रखें, तत्रोपपदम सप्तमी स्थम से इस व्रजति की क्या है, उपपद संज्ञा हो जाती है। ये समझना होगा, जब ये अणुल प्रत्यय करते हैं तो इसकी उपपद संज्ञा होती है, इसकी हाँ, इसकी व्रजति। अब इसी प्रकार से अब हारको व्रजति माने लेने के लिए जाता है, माने कुछ लाएगा इसलिए जाता है। तो यहां पर भी व्रजति की क्या उपपद संज्ञा है, तिङन्त है। अब यहां पर यदि अतिंग नहीं पढ़ते, क्या अतिंग नहीं पढ़ते और सुप सुपा से सुपा की अनुवृत्ति का संबंध इस सूत्र में लगता नहीं है, उपपदम में हम इतना रख देते उपपदम, तो क्या है यहां पर ये उपपद है, इसका इस सुबंत के साथ में समास प्राप्त हो जाता। ये बात समझ लीजिए, कोई समझाएगा नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ उपपद ये वास्तव में, और ये इसकी उपपद संज्ञा किससे हो रही है, तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। उस सूत्र को देखिएगा, धातु के अधिकार में सप्तमी से निर्दिष्ट जो पद होता है उसकी उपपद संज्ञा होती है। यहां पर क्या था, ये तुम लघु क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रिया के लिए क्रिया, ठीक है। तो यहां पर ये एक क्रियायाम क्रियार्थायाम ये सप्तमी से निर्दिष्ट है, तो इस जो इसको कहता है व्रजति को कहता है, तो व्रजति के उपपद संज्ञा है, ठीक है। तो कहते हैं इत्यादौ तिङन्तस्यापि उपपदस्य, माने तिङन्त उपपद का व्रजति का समासः स्यात्, समास प्राप्त हो जाता, तो ये क्या बन जाता, कारक व्रजति ऐसा बन जाता, कारक व्रजति ऐसा बन जाता मिला करके, जो अनिष्ट रूप है। एवं चा, अब इसलिए अब अतिंग पढ़ दिया, तो ये उपपद तो है ये, परंतु ये तिंग है, तो इसके लिए इसके साथ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर समास नहीं होगा, ये प्रयोजन हो गया, ध्यान रखेंगे। एवं च एतस्य ज्ञापक सिद्धार्थस्य अनुवाद भूता भवति इयं ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। इसका ज्ञापक इन्होंने पहले ही दिखा दिया है, यही दिखा दिया। ये इस सूत्र में उपपदम अतिंग, जो आगे परिभाषा पढ़ने वाले हैं, वो इस बात का ज्ञापक है कि अतिंग ग्रहण है, अतिंग ग्रहण ज्ञापक है कि ये परिभाषा है, ठीक है। तो अतिंग ग्रहण सार्थक हो गया। वैसे परिभाषा का ज्ञापक तो बाद में बताते हैं, परंतु इन्होंने यहीं पहले बता दिया। यानी एवं च एतस्य ज्ञापक सिद्धार्थस्य, अब ज्ञापक सिद्ध माना अतिंग ग्रहण, अतिंग ग्रहण ज्ञापक है इसमें, आगे जो बताएंगे उसमें, ठीक है, अब उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो अनुवाद माने उसी, इस अतिंग ग्रहण से जो बात ज्ञापित होती है उसी बात को ये परिभाषा अनुवाद कर रही है, अर्थात वैसा ही बता रही है, कोई नया नहीं बता रही। अनुवाद मात्र का अर्थ ही होता है भाई, अनुवाद कोई वाक्य लिखा हुआ है, उसी वाक्य को हम
क्या करते हैं, उसी वाक्य को मैंने अंग्रेजी में अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद करना है, वैसा का वैसा ही तो उसका भाव भाव निकल के वही तो आए, ऐसा ही तो लिखते हैं। वह जाता है, इसको हिंदी संस्कृत में अनुवाद करना है तो भाव वही रहना चाहिए, शब्द तो अलग अलग हो जाएंगे। रामः गच्छति, वह जाता है तो सह गच्छति, पर भाव वही रहेगा। तो अनुवाद माने जो है पहले से वही बात को दोबारा कहना अनुवाद कहलाता है। अब आइएगा, ठीक है, यम ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। अब आ जाते हैं 67, गति कारकोपपदानाम कृद्भिः सह समासवचनम प्राक् सुबुत्पत्तेः। कहते हैं कि गति का, कारक का और उपपद का जो समास कहा है, जो समास कहा है वो कृदंतों के साथ में, जब माने कृत प्रत्यंतों के साथ में जो समास होगा तो वो सह कृद्भिः सह समास वचनम जो समास है वो क्या है, सुबंत से माने जो कृदंत शब्द है बाद वाला उससे स्वादि उत्पत्ति नहीं करेंगे, उससे पहले ही समास हो जाएगा। अभी तक हमने आपको अष्टाध्यायी भाष्यादि में क्या पढ़ाया था कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। भाई जहां पर भी हमने आपको, जैसे मानिएगा हमने राजपुरुष में समास किया था तो हम क्या लाते हैं, राजन और ये नस और पुरुष और यहाँ सु लाते हैं, तभी तो समास करते हैं। इनका कहना है कि यदि यहां पर कोई कृदंत शब्द हो, पूर्व में गति संज्ञक अथवा कारक अथवा उपपद के साथ में कहा जा रहा हो, तो यदि कृदंत शब्द है यहां पर उत्तर पद में, तो यहां पर उत्तर पद से स्वादि उत्पत्ति नहीं करेंगे। पूर्व पद से तो स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, उत्तर पद कृदंत होगा तो उसे स्वादि उत्पत्ति ना करके उससे पहले ही समास हो जाएगा, जिस भी सूत्र से करना है। उपपदम, उपपदमतिंग है, कुगति प्रादय इत्यादि सूत्र हैं, उनसे पहले ही समास हो जाए। ठीक है, अब आइएगा, अब इसको पढ़ेंगे जी। गतेः कारकस्य उपपदस्य कृदन्तेन सह योऽयं समासो विधीयते सा ही सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव भवति। कहते हैं गति का, कारक का और उपपद का कृदंत प्रत्यांत शब्द के साथ में जो समास कहा विधान किया जाता है वह सुबुत्पत्ते माने कृदंत शब्द से स्वादि उत्पत्ति करने से पहले ही समास होता है, पहले ही समास होता है। पहले स्वादि उत्पत्ति माने केवल पूर्व पद की बात नहीं कर रहे, उत्तर पद की बात कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। पूर्व पद में तो स्वादि उत्पत्ति होगी। तदेवं कुंभम करोति कुंभकारः इत्यादौ कुंभगस क्रीअण इत्येतस्यामवस्थायामेव उपपदमतिं इति समासे सति अतिग्रहणस्य स्वार्थे चरितार्थता जाता। अब कहते हैं तद एवं, तब इस प्रकार से वह क्या होता है, कुंभम करोति, ये उदाहरण तो पढ़ लिया था। कुंभम करोति तो कुंभकारा बनता है। तो अब इसमें क्या करते हैं, ध्यान रखेंगे, कुंभ लाते हैं और ये क्री धातु रखते हैं। अब ये जो कुंभ है यहाँ पर अण प्रत्यय किया, अण प्रत्यय आने वाला है। यहाँ पर विग्रह तो हमने कुंभम किया, क्योंकि कुंभम विग्रह इसलिए किया तो करोति जो ये है इसके साथ इसका ये कर्म बन रहा था, और ये कैसा कर्म है, अनभिहित। कैसा कर्म है, अनभिहित। इसलिए ये अनभिहित कर्म है, इसलिए यहां पर क्या हो गई थी, द्वितीय हो गई थी। अब जब हम इसको अलौकिक विग्रह करेंगे, ये तो लौकिक विग्रह हो गया आपका,
जब इसको आप प्रत्यय लाएंगे कर्मण्यण से तो क्या करेंगे, कुंभ और क्री। अब ये यहां पर ये षष्ठी आएगी, क्यों? क्योंकि ये जो प्रत्यय आने वाला है अण, अण प्रत्यय आने वाला है, तो अण प्रत्यांत, जो अण प्रत्यय कैसा है, कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय होने के कारण से ये कर्म तो है। अब कृत प्रत्यय के योग में कर्तृकर्मणों कृति से षष्ठी होती है, ध्यान रखेंगे। इसलिए यहां पर इसके कारण से यहां पर नस दिखाना पड़ेगा षष्ठी, द्वितीय नहीं दिखा सकते आप। ये इसका है तो कर्म है, परंतु जब क्री धातु से कोई कृत प्रत्यय ले आएंगे तो उसके कर्म में द्वितीय नहीं होती, क्या होती है, षष्ठी। इसलिए विग्रह में षष्ठी। हाँ, क्री धातु से जब तिवादी प्रत्यय लाएंगे तब तो उसमें द्वितीय ही होगी। तो इसके कारण से ऐसी अवस्था हो जाती है कुंभ सक्रिय अण। ये अष्टाध्यायी भाष्य में भी समझाया था कि षष्ठी कैसे हो गई है, कर्तृकर्मणो कृते। टिप्पणी में भी नीचे लिखा हुआ है, 3 नंबर टिप्पणी में आप पढ़ें। इस अवस्था में ही क्या है, उपपदम अतिंग। अब यहां पर स्वादि उत्पत्ति नहीं करेंगे, ये कृदंत हो गया शब्द, क्या हो गया, कृदंत हो गया। यहां पर स्वादि उत्पत्ति नहीं करेंगे क्योंकि ये जापित हो गया यहां पर अतिंग ग्रहण करने से कि इस कुंभ की क्या है, उपपद संज्ञा, ध्यान रखें। कुंभ की क्या है, उपपद संज्ञा। तो इसकी उपपद संज्ञा होने से उपपद का कृदंत के साथ समास हो रहा है, कृदंत के साथ समास हो रहा है, तो स्वादि उत्पत्ति करने से पहले ही, अब यहां सुबंत बनाना आवश्यक नहीं है, बनाना ही नहीं है, तो उपपद मतिंग से क्या है, समास हो गया। ये अतिंग है भाई, इसमें तिंग तो है ही नहीं, ठीक है। सति अतिंग ग्रहण स्वार्थे चरितार्थता जाता, माने इसका यहाँ पर अतिंग ग्रहण स्वार्थ माने पढ़ना सार्थक हो गया। ये तिंग नहीं है, तिंग से भिन्न के साथ में उपपद का समास हो गया, इस उपपद का समास हो गया। माने तिंग भिन्न उपपद का कृत के साथ में समास हो गया। अन्यत्र जापन फलम इदम भवति। और दूसरी जगह इस ज्ञापक का फल क्या मिलता है वो बताते हैं, वो आगे बताएं। ये दिखा दिया है, ये तो इसका प्रयोजन बता दिया इन्होंने स्वार्थ में। ये वस्तुतः किसका उदाहरण बनता है, इसमें उपपद का बनता है ये, ठीक है, उपपद का, जो ये उपपद है ना, इसलिए उपपद का बनता है। अब आइएगा, अब ये यहां पर गुरुजी दिखाएंगे तीनों के अलग अलग उदाहरण, ठीक है। गति विषय में प्राउपदे स्था धातो आतश्चोपसर्गे इति अंग प्रत्यये कृते आतो लोप इति च इति आकार लोपे स्था इति निष्पन्ने सुबुत्पत्तेः प्राग एव कुगति प्रादय इति प्रशब्दस्य गति संज्ञकस्य स्थ शब्देन सह समासे पृष्ठ इत्ययं शब्दः सिद्ध्यति, ठीक है। कहते हैं प्राउपद रहते हुए स्था धातु से आतश्चोपसर्गे से अंग प्रत्यय कर लिया हमने। आतोलोपिटी से क्या है, स्था धातु के आकार का लोप हो जाता है, तो ये स्थ बन गया, प्र और स्थ, ठीक है। तो निष्पन्ने शुभ उत्पत्ति प्राक, माने स्वादि उत्पत्ति करने से पहले ही ये क्या होगा, ये प्र, यहां से तो स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी और यहां पर क्या हो जाएगा, ये स्थ, ये क्या है, कृदंत हो गया। अब समास क्या है, समास क्या है, बिना सुबंत किए ही कुगति प्रादय से प्र शब्द का ये क्या है, गति संज्ञक है प्र
का, गति संज्ञक का स्थ शब्द के साथ में, स्थ शब्द के साथ में क्या है, समास। पृष्ठ इत्यम शब्द सिद्धति, ये शब्द सिद्ध हो गया। क्या बन गया, पृष्ठ। यहाँ शब्द हो जाता है, यहाँ आप नीचे देखेंगे सूत्र लिख दिए गुरुजी ने, पृष्ठोग्र गामिनी, ठीक है, पृष्ठोग्र गामिनी, ये सूत्र है 8-3-92, इससे शब्द हो जाता है यहाँ पर, ये स को यहाँ पर शब्द हो जाता है और इष्टत्व हो जाता है, ठीक है। अब इस प्र का बिना सुबंत के साथ में ही क्या है, तिंग नहीं है, तिंग से भिन्न का समास हो गया, ये ध्यान रखें। ये सूत्र यहां पर इसलिए लिया क्योंकि उपपद मतिंग में ये अतिंग ग्रहण ये ज्ञापित कर रहा है कि यहां प्रकरण में, माने इस प्रकरण में उपपद मतिंग अतिप्रादय, इस प्रकरण में सुपा की अनुवृत्ति नहीं आती है। केवल इसी सूत्र में नहीं आती है ऐसा नहीं है, वहां पर 1-2 सूत्रों में और नहीं आती है, ये बात ज्ञापित हुई, ध्यान रखेंगे। तब ये बात निकल के आती है कुअति प्रादय, गति कारक और उपपद वाली बात, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, पृष्ठ। अब आप कहें कि भाई ये तो पृष्ठ है, हम यहाँ पर स्वादि उत्पत्ति कर लें पहले, भाई स्वादि उत्पत्ति कर लें तो सुबंत बना करके समास करें और उस सु का तो बाद में लुक हो जाएगा, सुपो धातु प्राप्त कहो, तो क्या दोष आ रहा, वैसे ही बनेगा, वैसा ही तो बनेगा। भाई इस शब्द में हम वहां स्वादि उत्पत्ति भी कर लेते हैं, स्था के बाद सु ले आते हैं, तो भी ऐसा ही बनेगा। तो क्या लाभ हुआ, बता रहे लाभ हुआ है, यहां तो ऐसा बन जाएगा, परंतु दूसरी जगह इसी शब्द में थोड़ा दोष आ जाएगा। क्या दोष आ जाएगा, समझिएगा। यदि तो सुबंतेन सह समासः स्यात् तर्हि अंतरंगत्वात् पूर्वमेव टाप स्यात्। अब क्या हुआ, ये हम वास्तव में जो अंग प्रत्यय लाए थे, वास्तव में ध्यान रखेंगे क्या है, ये जो अंग प्रत्यय आया है, ये आप देखेंगे तो ये स्त्रीलिंग के अधिकार में आया, ध्यान रखेंगे क्या है, 3-3-106, ठीक है। यहां पर क्या है, ऊपर से स्त्रियाम कितन से स्त्रियाम की अनुवृत्ति चलती है, तो ये जो प्रत्यय हुआ है आतश्च उपसर्गे, ये स्त्री के अधिकार में हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये शब्द पुल्लिंग नहीं बन सकता, इसको स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा हमें। क्या स्त्रीलिंग, क्योंकि आतश्च उपसर्गे से जो अंग प्रत्यय होता है वो स्त्री लिंग में होता है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, तो अब इस क्या है, यदि तो सुबंत के साथ में यदि हम यहाँ समास करेंगे, जब सुबंत के साथ में हम समास करेंगे कुअति प्रादय से, तो क्या होगा, तर्हि अंतरंगत्वात् पूर्वमेव टाप स्यात्। फिर यहां पर क्या देखना पड़ेगा हमको, यहां पर ये स्थिति में प्रा सु स्था, अब यहां पर हम स्थ से स्वादि उत्पत्ति करें अथवा इसको स्त्रीलिंग है तो इसमें क्या प्राप्त होगा, स्त्रीलिंग का प्रत्यय। तो ये नियम बनाया है कि संख्या से बलवान लिंग होता है, लिंग अंतरंग है, अर्थात ये जो प्रश्न इसमें क्या है, लिंग, लिंग को मान करके, लिंग यहाँ पर तरी अंतरंगत्वात् पूर्वम टाप, टाप का अर्थ हो गया लिंग, स्वादि उत्पत्ति कार्य बहिरंग माना जाएगा, और जो इसको इसमें लिंग को मान करके कोई कार्य प्राप्त हो रहा है वो माना जाएगा अंतरंग, ठीक है। इसलिए कहा समासा स्यात्, समास होवे तर्हि, तब तो लिंग में लिख दिया है, लिंग अंतरंगत्वात्, माने लिंग जो है वो अंतरंग है यहाँ पर, और स्वादि सु लाएंगे वो तो वचन के लिए लाएंगे, वास्तव में दिखाने के लिए,
तो वो स्वादि उत्पत्ति में सु आएगा, वो बहिरंग हो जाएगा। तो फिर पहले क्या होगा, स्वादि उत्पत्ति नहीं होगी, पहले इसको स्त्रीलिंग का जो कार्य प्राप्त है वो होगा। स्त्रीलिंग का कार्य क्या प्राप्त होगा, यहां पर ये ह्रस्वकारांत है, ह्रस्वकारांत होने से अजाद तष्टाप से टाप से टाप हो है, टाप ततश्च, ध्यान रखेंगे। अब टाप, अभी यहां पर टाप प्राप्त है इसको, उससे ततश्चादंतत्वस्य संप्रति व्याघातात् पुण्योगादाख्यायाम इति अदंतात् विधीयमानो गीश न स्यात्। ठीक है, अब ये कहते हैं कि यहां पर फिर क्या होगा, टाप हो गया पहले, क्या कर दिया, टाप, टाप कर दिया इन्होंने पहले। टाप हो जाने से क्या है, ये ह्रस्वकारांत नहीं मिलेगा, अब क्या बन जाएगा, दीर्घ आकारांत। टाप हो जाएगा तो ये प्रस प्र और स्था बन जाएगा, स्था। ठीक है, अदंतत्व का संप्रति माने अब व्याघातात माने अब अदंतत्व इसको नष्ट हो जाएगा। फिर एक सूत्र है पुण्योगात आख्यायाम, ये सूत्र है, ये सूत्र करेगा क्या, ये सूत्र करेगा, कहते हैं ये ह्रस्व अकारांत से विधि, ये गीश करता है, क्या करता है, ये गीश करता है। इसका मैं आपको एक बार अर्थ पढ़ के बताता हूं, ठीक है, आप भी एक बार पुस्तक अपने पास में रखिएगा। 4:1:58 है, ठीक है, ये 48 ये, ठीक है। पुरुष संबंध कारणात यद अनुपसर्जनम अदंतम प्रातिपदिकम स्त्रियां वर्तते पुंस आख्याभूतम तस्मात् स्तगीश प्रत्ययो भवति। ए ऐसा माने पुंयोग की आख्या से, ठीक है, माने पुरुष पुंयोगा में पुंयोग किए संबंध से, जैसे वहां पर आया था, जैसे ये मानो, ये मानिएगा एक होता आचार्य, आचार्य की स्त्री को हम यदि आचार्य की, मास्टर की स्त्री को मास्टर नहीं कहते हैं, क्या मास्टर नहीं दो प्रकार की होती हैं, एक तो मास्टर, कोई मास्टर है पढ़ाने वाला, उसकी पत्नी मास्टर नहीं हो गई, वो पढ़ाती नहीं है, अपना कुछ काम करती है जो भी है, बस मास्टर की पत्नी है इसलिए उसको मास्टर नहीं कह रहे। और एक जो पढ़ाती है उसको भी मास्टर नहीं कहते हैं, तो दोनों मास्टरनी में अंतर हो गया ना। एक स्त्री को मास्टरनी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मास्टर की पत्नी है मास्टर माने टीचर की पत्नी है इसलिए। और एक स्त्री दूसरी है, उसको मास्टर नहीं, उसका पति मास्टर नहीं है, उसका पति इंजीनियर है या कुछ भी है, उसको मास्टर नहीं इसलिए कह रहे हैं कि ये पढ़ाती है। दोनों प्रकार के, दोनों स्त्रियों में मास्टरनी शब्द का जो प्रयोग हो रहा है वो वास्तव में भिन्न निमित्तक है। एक में उसका पति का मास्टरत्व निमित्त बन रहा है और एक में उसका अपने पढ़ाने की क्रिया निमित्त बन रही है। तो यहां पर यह कहा था इसमें पुण्योगा दाख्यायाम के इस माने पति के माने पुरुष के संबंध से, माने पुरुष के गुण क्रिया के संबंध से उसकी स्त्री को उसी प्रकार से, उसी नाम से जाना जाता है, तब ये गीश करता है। तब क्या करता है, गीश। यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब पुण्यों का दाख्याम लगाया तो इसमें क्या प्रपूर्वक
जो स्था शब्द स्थ, ये दोनों मिलकर के क्या, दोनों मिलकर के ये पुरुष की आख्या से स्त्रीलिंग में जाते हैं। ठीक है, पुरुष की आख्या से, पुरुष के संबंध से किसी स्त्री को क्या कहा जाता? पृष्ठी। पृष्ठी, पृष्ठी का अर्थ नेता की स्त्री। क्या है? नेता की स्त्री। अब यहां पर पहले यहां पर क्या हो गया, इसका अंतरंग होने के कारण से इसमें स्त्रीलिंग, माने हमने स्त्री को देखा, वहां पुरुष के संयोग से हमको नहीं कहना, तो मात्र वहां पर क्या हो गया? टाप हो गया। टाप हो गया, प्रस्था बन गया, पृष्ठा बनने लगेगा। वो गलत है, पृष्ठा प्रयोग नहीं। परंतु जब पुरुष के संयोग से उसकी स्त्री को कहेंगे, नेता की पत्नी नेत्री, एक तो नेता है कोई व्यक्ति, उसकी पत्नी को भी नेताइन बोल देते हैं, और एक नेत्री माने एक नेताइन स्वयं होती हैं, जो स्वयं कैंडिडेट होती हैं। तो जब जो स्वयं कैंडिडेट नहीं है, उसके पति कैंडिडेट हैं, उनके नाम से उसको उनको नेताइन कह रहे हैं, तब क्या है? पुण्योगादाख्यायाम से क्या प्राप्त होगा? गीश प्राप्त होगा। परंतु अब गीश प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें टाप हो गया। पहले क्या हो गया? टाप हो गया। अब टाप हो गया तो गीश नहीं होगा, तो पृष्ठी शब्दश्च न सिद्धेत, पृष्ठी शब्द सिद्ध नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहां पर आपको यह समझ लेना है, इनको लास्ट में बनाना क्या है? पृष्ठी, पृष्ठा नहीं बनाना। ये कार्य प्राप्त हो रहे थे, उनको हटाना है, ये बात समझा रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप पृष्ठा, पृष्ठा शब्द बन जाए, बना हुआ। पृष्ठा है ही नहीं प्रयोग में, पृष्ठा वास्तव में प्रयोग में है नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गीश, गीश चाहिए, गीश चाहिए, गीश होगा नहीं, क्योंकि टाप हो गया, दीर्घाकारांत हो गया, तो गीश न स्यात्, गीश नहीं होगा। अब आगे बता रहे हैं कि प्रतिष्ठते इति पृष्ठा, जो प्रतिष्ठित होता है, नेता ही प्रतिष्ठित होता है, वो पृष्ठ। अब पृष्ठस्य स्त्री पृष्ठी कहलाती है। क्या? पृष्ठस्य स्त्री पृष्ठी कहलाई, पुरुष के संयोग से। ये तो अब यहां पर ये पृष्ठी नहीं बनेगा, क्या बनने लग रहा था? पृष्ठा बनने लग रहा था। नेता की स्त्री को पृष्ठा बनने लग रहा था, और जबकि नेता की जो स्त्री होगी उसको तो पृष्ठी कहा जाता है संस्कृत में। इसलिए क्या कर दिया? स्वादि उत्पत्ति से पहले ही समास कर दिया। अब समास कर दिया, अब समास करने का प्रस्थ शब्द बन गया। प्रस्थ शब्द क्या है? अब जब प्रस्थ शब्द का पुण्यों की आख्या से स्त्री के लिए प्रयोग होगा, तो वहां पर क्या है? अजाद्य तष्टाप और पुण्योगा दाख्यायाम दोनों प्राप्त होने लगेंगे। अब दोनों प्राप्त होने लगेंगे तो क्या है? ये पुण्योगा दाख्यायाम उसका अपवाद है। किसका? अजात तष्टाप का। तो पुण्योगा दाख्यायाम उसका अपवाद होने से पहले वो लगेगा, तो गीश हो जाएगा, गीश हो जाएगा तो पृष्ठी बन जाएगा, बाद में स्वादि उत्पत्ति होगी। इस बात को समझाया। ये थोड़ा सा सूक्ष्म है, ये वास्तव में यदि आपको थोड़ा ये भी डिफरेंस इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो ये बात आपको कहां पर समझ में आएगी? काशिका में पद्मंजरी और न्यास पर हम विचार करेंगे, वहां पर विस्तार से दिए, वहीं वास्तव में और समझ में आएगी। अभी आपके मन में यहां मुझे पता है कुछ शंकाएं आ सकती हैं, उन शंकाओं का निवारण करके मैं आपको यहां नहीं समझा सकता हूं। ये बात काशिका में विस्तार से उठा करके, फिर उस काशिका में भी टीकाकारों ने विस्तार से उठा करके समझा दिया। ठीक है, ये ध्यान रखें।
तो अभी मात्रा आप इतना समझ लीजिएगा। तथा इसी प्रकार से व्याघ्री इत्यत्र जातेर स्त्री विषयाद इत्यादि इति जाति लक्षणों गीशन स्यात् एतस्मादेव हेतु। माने ये जो ऊपर हेतु दिया था उसी हेतु से यहाँ व्याघ्री, व्याघ्र की स्त्री व्याघ्री, ये आगे इसी में सूत्र है एक ये वाला हमारा 63, ठीक है। जाते स्त्री विषयाद योपधात, ठीक है। यहां पर भी गीश नहीं होगा, ठीक है। ये जातिवाची प्रातिपदिकम न च स्त्रियाम एवं नियतम अस्त्री विषयम अया कारोपधंच तस्मात् स्त्रीलिंगे गीश प्रत्ययो भवति। ये व्याघ्र शब्द क्या है? जातिवाची है और स्त्रीलिंग में ही नहीं है, पुल्लिंग और नपुंसक स्त्रीलिंग में दोनों में है, नित्य स्त्रीलिंग नहीं है। तो इससे स्त्रीलिंग की विवक्षा होगी तो गीश हमें करेंगे। तो यहां पर भी क्या वी आंग पूर्वक घ्रा धातु है और आतश्चोपसर्गे से अंग आता है। तो सारी ऐसी की ऐसी प्रक्रिया है, बस वहां पर प्र था, यहाँ पर वी और आ है, ठीक है। तो जब समास क्या है, ये क्या है, तो कृदंत है, अंग प्रत्यांग शब्द, इससे स्वादि उत्पत्ति से पहले ही हम क्या कर देंगे, समास कर देंगे। फिर समास के बाद में फिर इसको लिंग लिंग मिलेगा, तो स्त्रीलिंग में इससे जातिवाची मान करके इसको गेश हो जाएगा, तो ये व्याघ्री बनेगा, ठीक है। ये तो ये हो गया आपका। परिभाषा तो बहुत बड़ी है अभी तो। कारक विषय, अब कारक विषय में वस्त्रेण क्रियते या सा वस्त्रक्रीति अश्वक्रीति इत्येवम् आदौ कर्तृकरणे कृताबहुलम् इति वस्त्र अश्वादि शब्दानां क्रीत इत्यनेनैव सह सुवुत्पत्ते प्रागेव समासे जाते वस्त्रक्रीत अश्वक्रीत इत्येवमादेभ्यः क्रीतात् करण पूर्वात् इति गीश प्रत्ययो भवति। ठीक इसी प्रकार से ये कहते हैं कि यहां पर कारक विषय में वस्त्रेण क्रियते या सा वस्त्रक्रीति और अश्वक्रीति में वस्त्र के द्वारा खरीदी हुई कोई वस्तु, ठीक है। ये इसमें क्या कर्तृकरणे कृता बहुलम माने कर्ता कर्तृकारक और करण कारक का कृदंत के साथ बहुल करके समास होता है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, ये वस्त्र और अश्वादि शब्दों का क्रीत के साथ में अनेनैव सह, अर्थात ऐसा वस्त्र और ये टा और क्या है क्रीत, ध्यान रखें क्रीत क्या है, कृदंत है, कत प्रत्यांत है। सुवादिपत्ति करने से पहले ही ये कारक है, तो कारक का कर्तकरणे कृता बहुलम से समास हो जाएगा स्वादिपत्ति से पहले ही। प्रागे समास से जाते हैं वस्त्रकृत बन जाएगा ये लुकादि होकर के। इसी प्रकार से अश्वटा कृत तो अश्वकृत बन गया। इस प्रकार से इनसे क्रीतात कर्ण पूर्वात माने कर्ण पूर्व कृत शब्द से स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, गीश हो जाता है, गीश हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। अब सुबंते नैव समास हेतु सुबह सुबह सुवापेक्षया लिंग विवक्षाया अंतरंगत्वात् अकारांतात् कृत शब्दात् समास विवक्षायामेव टाप प्रसज्येत ततश्च अकारांत निबंधनो गीश प्रत्ययो न स्यात्
वस्त्रक्रीति इति एवं आदयः प्रयोगाश्च नोपपन्नाः स्युः। ये कहते हैं यदि हम ऐसा माने सुबंत का सुबंत के साथ में ही समास होता है, तो समास करने पर क्या होगा, सुप की अपेक्षा से लिंग अंतरंग है, बताया था मैंने। ठीक है, लिंग अंतरंग होने के कारण से पहले क्या हो जाएगा, माने क्या वस्त्र टा और क्रीत, क्रीत से पहले लिंग को देख करके समास होने से पहले लिंग देखा जाएगा, स्वादित्पत्ति। क्योंकि लिंग क्या, स्त्रीलिंग को हमें कहना है क्या है, वस्त्रेण क्रीता या। ठीक है, तो क्रीत शब्दात समास विवक्षा होने पर क्या, टाप प्रसज्जित है, माने समास की विवक्षा से पहले ही क्या है, उसको टाप की प्राप्ति हो गया, तष्टाप से। ततश्च आकार, फिर वो क्या क्रीता बन जाएगा। फिर यदि हम स्वादि उत्पत्ति करें, फिर उसका समास करें, तो वस्त्र क्रीता बन गया। तो फिर आकार ततश्च क्या हो जाएगा, आकार माने ह्रस्व, आकारांत अदंत को माने क्रीत, ये अदंत की अनुवृत्ति आती है इसमें। इसमें अदंत का आकारांत निबंधनो गीश, माने आकारांत को लक्षण मान करके विहित जो गीश है, क्रीतात्कर्ण पूर्वार्ध से प्रत्यय नहीं होता। तो वस्त्र क्रीति इति एवं आदयः प्रयोगा नोपपन्ना, ये प्रयोग सिद्ध नहीं होगा, वैसा ही है बिल्कुल। इसलिए समास करने से, स्वादि उत्पत्ति करने से पहले ही क्या कर देते हैं, समास, क्योंकि कृदंत के साथ समास है कारक। चलिएगा, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। उपपद विषय, उपपद विषय में माशान वक्तुम शीलम यस्याह सा माश वापिणी व्रीहि वापिणी इत्यादौ प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु च इति प्रातिपदिकान्ते विद्यमानस्य नकारस्य अणत्वं विधीयते। माश वापिणी है, इसको माशान वक्तुम शीलम यस्याह सा माश वापिणी, इसमें क्या हो जाता है, माँ व्रीहि वापिणी। ऐसे ही इनमें क्या होता है, ये जो ना है, ये ना है, प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूचा, इस सूत्र से प्रातिपदिक के अंतिम नकार को मान करके अणत्व किया है। ठीक है, ये देखिएगा वहां पर अर्थ, प्रातिपदिक का अंत विद्यमान से नकार को अणत्व का विधान किया है, सिद्ध हो रहा है सही। तद यदि सुबंतानामेव समासः स्यात्, यदि अभी जो अणत्व दिखाया है ये समास से पहले ही दिखाया है। ठीक है, यदि सुबंतों का ही समास होवे तब क्या हो जाएगा, समास विवक्षायाम एवं, समास की विवक्षा से पूर्वत शुभ अपेक्षया लिंग विवक्षाया अंतरंगत्व, लिंग की विवक्षा अंतरंग होती है। ये स्त्रीलिंग शब्द बना हुआ, ध्यान रखेंगे, माशवापिणी क्या बना हुआ, स्त्रीलिंग। तो कहते हैं कि लिंग विवक्षाया अंतरंग नकारांतात वापिन शब्दात, ऐसे वापिन, ऐसे व्रीहि वापिनी है, वापिन नकारांत है। ऋण्यभ्यो गीप इति गीपी सती, ऋण्यभ्यो गीप से क्या हो जाएगा, पहले इसको गीप होगा, समास होने से पहले गीप होगा। ये वाला जो सूत्र है ये समास होने के बाद ही लगता है, ध्यान रखेंगे। पूर्व पद में स्थित निमित्त से उत्तर, जो समास में पूर्व पद और उत्तर पद का जो व्यवहार होता है वो समास में ही होता है। ठीक है, तो क्या है, ऋण्यभ्यो गीप से गीपी सती, गीप होगा, गीप समासा, फिर समास की प्राप्ति होगी, पहले गीप प्राप्त होगा फिर समास होगा। ततश्च तस्य गीवन्तस्य माशवापिनी समुदायस्य कृतद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां प्रातिपदिकान्ते ही ईकारस्य विद्यमानत्वात् प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु इति उपर्युक्त सूत्रेण विधीयमानम् अणत्वं न स्यात्। अब आप कॉपी पर लिख लिख के देखेंगे क्या हो जाएगा,
यदि वापिन शब्द से पहले यहां पर गीप का ई हो गया, ठीक है, और सुबंतों के साथ में समास, तो सुबंत से पहले तो गीप आएगा। अब सुबंत लाएं, तो अब सुबंत लाएंगे, फिर उसका समास करेंगे। समास करने पर क्या होगा, अब माश वापिनी, ऐसा इसका समास हुआ। अब समास लुक आदि व्यक्ति का हो गया, फिर तद्धित समासाष्ट से माश वापिनी, इस दीर्घांत की क्या होगी, दीर्घ इकारांत की प्रातिपदिक संज्ञा। तो प्रातिपदिक के अंत में क्या मिलेगा, ई मिलेगा, माश वापिनी। और ये वाला जो सूत्र है प्रातिपदिकांत, ये करता है प्रातिपदिक के अंत में न मिलना चाहिए। जब हम गीप लाने से पहले अर्थात स्वादि उत्पत्ति की हम विवक्षा नहीं करते हैं, हम बिना स्वादि उत्पत्ति के ही समास मान लेते हैं कृदंत के साथ में। तो क्या है, माश, शस और वापिन, इनका ही समास हो जाएगा। ऐसे ही समास हो, माश वापिन मिल गया, फिर तद्धित समासाष्ट से अब जो प्रातिपदिक संज्ञा होगी वो किसकी, नकारांत की होगी, माश वापिन। ठीक है, तो अब यहां पर वो सूत्र लग जाएगा, प्रातिपदिक के अंत में न मिल रहा है, बाद में फिर गीप आ जाएगा, बाद में गीप आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए ये मानना पड़ेगा यहां पर इस दोष को हटाने के लिए कि माने कृदंत का बिना स्वादि उत्पत्ति किए ही समास होता है। अब और समझा दे रहे, यदा तो कृदंतेन वापिन शब्देन सह समासो भवति तदा केवलस्य गीपरहितस्य माश वापिन इत्येतस्य नकारान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां गीप भवति। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो माशवा इत्येतस्य नकारान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा नकारांत की होगी तो गीप हो जाएगा। फिर नकारांत माने प्रातिपदिक से गीप होगा तो उसको प्रातिपदिक के अंत में मिल जाएगा। पहले नकार को नाकार कर लेंगे। एवं च प्रातिपदिकांते वर्तमानस्य नकारस्य अणत्वं सिद्धं भवति, प्रातिपदिक के अंत में नकार का अणत्व सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अणत्व मिल जाएगा, परंतु अब क्या है, जब ऋण्य पे गीप तो बाद में भी लगेगा। तो जैसे अणत्व पहले हो गया तो अणत्व, अब ऋण्य पे गीप, अब आप कहें अणत्व पहले हो गया, यहाँ पर अण हो गया, अब गीप कैसे होगा, ये तो अणकारांत हो गया। नहीं, जैसे ऋण्य पे गीप लगाने लगेंगे या सिद्ध हो जाएगा। तो ऋण्य पे गीप को तो ये नकारांत ही देखेगा, तो गीप तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, गीप तो आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया। तो चलिएगा, आज की कक्षा में परिभाषा पूरी नहीं होगी, क्योंकि अब ये क्या दिखा दिया इन्होंने, ध्यान रखेंगे, उपपद का उदाहरण भी दिखा दिया, इसकी उपपद संज्ञाएं। ठीक है, ये क्या होता है, अणनी प्रत्यय, अणनी प्रत्यय में क्या है, सुप्त उनिष्ठा छिल्ले में तो पूर्व पद होता है, उसकी तत्रुपपदम सप्तमी स्तंभ से उपपद संज्ञा होती है, इसलिए उपपद का उदाहरण है ये। कारक का भी दिखा दिया इन्होंने। ठीक है, और ये गति का हो गया। गति के बाद में यहाँ पर ये एक मिनट, अभी तो गति कारक का इनका हाँ, कारक का ये हो गया था। यहाँ पर एक पेज बीच में छूट रहा है ना, ये वाला, ये कारक का था, यहाँ पर ये कारक का था, फिर ये उपपद का हो गया। ये परिभाषा का मैटर तो पूरा ध्यान रखेंगे, समझ में आ गया। अब यहाँ पर गुरुजी ने अपनी तरफ से कुछ बातें बताई हैं। ये बातें थोड़ी कठिन तो हैं, पर मैं समझाऊंगा, जितना समझ में आया उतना समझ लीजिएगा। ये बातों के लिए भी कम से कम आध घंटा चाहिए, 30 से 40 मिनट चाहिए, क्योंकि ये पेज है पूरा यहाँ तक और ये पेज पूरा है यहाँ तक है।
तो इसको मैं अगली कक्षा में ही समझाऊंगा जी, आज की कक्षा में तो संभव नहीं लग रहा। ठीक है, तब तक आप इस परिभाषा को अच्छी प्रकार से समझिएगा, और जितने अंश में रह रही है नहीं समझ में आ रही है तो कोई चिंता की बात नहीं है, उसको हम काशिका में टीकाओं के साथ में आपको समझाएं। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।